नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज इसमें हम बात करेंगे राज्यसभा के चुनाव को लेकर। जिस तरह से अभी चर्चा तेज है 5वीं सीट को लेकर बिहार में, आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से बातें चल रही है। महागठबंधन की तरफ से एडी सिंह का नाम आया है, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ का आया है एनडीए की तरफ से, और ऐसे में चर्चा तेज है कि आखिर 5वीं सीट पर दावेदारी किसकी होगी। इसी बीच तेजस्वी यादव एक अहम बैठक कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ओवैसी या बीएसपी कौन साथ देती है, उनको साथ लाने में जुटे हुए हैं। लेकिन बीएसपी के जो विधायक हैं उनकी तरफ से ये बयान आता है कि न वो एनडीए के साथ हैं, न वो महागठबंधन के साथ हैं। और ओवैसी की पार्टी पहले ही आपने सुना होगा कि क्लियर कर चुकी है कि वो किसी का इस बार साथ नहीं दे रहे हैं अनटिल अनलेस उनके कुछ शर्त हैं उसको अगर माना जाए। उसके अलावा हम बात करेंगे नीतीश कुमार की जो कैबिनेट है उसको लेकर। क्या नीतीश कुमार जब सीएम नहीं रहेंगे तो उनके जो किचन कैबिनेट में जितने मंत्री हैं उनका क्या होगा, और खास कर चर्चा अभी तेज है कि विजेंद्र यादव क्या मंत्री पद पर बने रहेंगे, वो क्या चाहते हैं। इस चर्चा पर हम इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज सर। सबसे पहले तो हम लोग तेजस्वी यादव की मीटिंग के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि कहा जा रहा था तेजस्वी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओवैसी की पार्टी की तरफ से या बीएसपी की तरफ से कोई आएगा, उनकी मीटिंग में शामिल होगा। लेकिन आज 2 बजे से जब मीटिंग हुई तो उसमें ना तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की तरफ से कोई आया, ना बीएसपी के विधायक आए वहां। तो क्या लग रहा है तेजस्वी का ये बैठक कितना सफल होने वाला है? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी आपको ये बता सकता हूं कि ओवैसी की पार्टी को आमंत्रण ही नहीं भेजा गया। तो मतलब साफ है कि जब उनको आमंत्रित नहीं किया गया, निमंत्रण नहीं भेजा गया, तो सवाल ये उठता है कि वो क्यों आएंगे। और दूसरी बड़ी बात कि असुद्दीन ओवैसी ने ये कह दिया है कि इंतजार करिए। मतलब क्या असुद्दीन ओवैसी कुछ और सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखेंगे असुद्दीन ओवैसी की पार्टी की असली लड़ाई अगर किसी से बिहार में है तो वो आरजेडी से है, क्योंकि आरजेडी माई समीकरण को सालों से वोट पाती रही है, माई समीकरण बना करके। और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लगता है कि मुसलमानों को ठगा गया है। वो मुस्लिम्स के वोट में भारी सेंधमारी कर अपने कई सारे एमएलएस जिता ले रहा है। तो सवाल ये उठता है कि असली लड़ाई तो इन दोनों के बीच में है। इसलिए आरजेडी नहीं चाहती कि ओवैसी की पार्टी का समर्थन लेकर के ये मैसेज दिया जाए कि ओवैसी के साथ वो आरजेडी है। दूसरा, जो आरजेडी असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को एक्सट्रीमिस्ट वाली पार्टी बताई, असुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कही, उनका साथ लेती है तो क्या आरजेडी को राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। कई तरह के आरोप मढ़े जा सकते हैं। और जो आरजेडी बार बार ये कहती है कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है, अगर वो समर्थन ले लेती है तो किस मुंह से कहेगी। दूसरी तरफ असुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कहना रहा है कि आप हमें टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, आप ये मत समझिए कि हम बीजेपी के तरफ जाएंगे नहीं, इसलिए आप नहीं भी बुलाएंगे तो आपको समर्थन हम देंगे ही। इस तरीके से मुसलमान कोई चारा नहीं है कि आप जब चाहें हम आपके सामने डल जाएंगे और आप हमें खा जाएंगे। ये अब होने वाला नहीं है। मुसलमानों को उसका हक और हुकूक चाहिए, उसकी आबादी के हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन चाहिए। आपको याद होगा असुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो एआईएमआईएम है, उसके प्रवक्ता आदिल हसन से हमारी बात भी हो रही थी। वो हमारे चैनल पर आए भी थे और हमने उनसे पूछा था कि आखिरकार आपके पास चॉइस क्या है, या तो आप एनडीए को समर्थन दीजिए या महागठबंधन को समर्थन दीजिए। तो उनका रिएक्शन बड़ा ही फायर्स था, बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि इस चीज को भूल जाइए, असुद्दीन ओवैसी की पार्टी, बैरिस्टर साहब की पार्टी किसी की बंधुआ मजदूर नहीं है। हम अपने हिसाब से तय करेंगे कि हम किसको समर्थन देंगे। अब हमें कोई डरा कर टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता, जैसे मुसलमानों के साथ लंबे समय से ये सब होता आ रहा है। ये बात असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता का कहना था। अब सवाल ये उठता कि उनके पास क्या
कि उनकी सोच क्या थी। हमने पूछा आप किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं। उनका कहना था कि जो सीमांचल के डेवलपमेंट के लिए काम करने को तैयार हो, प्लस मुस्लिम समाज से हो। और जब आप इस तरह के उम्मीदवार को चयन करते हैं तो उसमें AIMIM का भी से होना जरूरी है। अगर ये कंडीशंस आरजेडी फुलफिल नहीं करेगी तो हम उनका समर्थन नहीं देंगे। अब सवाल उठता है कि आरजेडी ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया, AD सिंह, काफी पैसे वाले कहे जाते हैं, और राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। कहा जाता है कि AD सिंह अपने धन बल से, अपने एक्सेस से, तमाम तरीकों से लोगों को एक्सेस कर सकते हैं, क्रॉस वोटिंग करा सकते हैं। ये बहुत सारे लोग इस तरह से गॉसिप लाइन पे इस तरह की बात कर रहे हैं। जो वर्तमान स्थिति है उसमें आप देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा NDA के उम्मीदवार हैं। NDA को 3 वोटों का दरकार है, महागठबंधन को मिनिमम 6 वोटों का दरकार है। 6 वोट पाने के लिए AIMIM का 5 और एक BSP का, ये दोनों आए नहीं। तो क्या ये दोनों NDA को वोट कर रहे हैं? क्या डील हो गई है? क्या NDA जिसकी डबल इंजन की सरकार है, इन दोनों के लिए NDA ने कुछ सोच लिया है? और AD सिंह जब चुनावी मैदान में उतरे हैं तो ऐसे तो उतरेंगे नहीं, क्या उन्होंने कुछ विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है? तो ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि देखिए 4 राज्यसभा के सदस्य तो गारंटेड NDA के होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 5वां सदस्य कौन होगा इसको लेकर के लड़ाई है। NDA को 3 वोट की जरूरत है और महागठबंधन को 6 वोट की जरूरत है। इसलिए लड़ाई किसके लिए आसान है इस बात को आप बेहतर समझती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन ने जिस उम्मीदवार को उतारा है वो राज्यसभा के सदस्य हैं और उनके पास वो तमाम रिसोर्सेज है जिसके जरिए वो वोट जुटा सकते हैं। उनका एक्सेस है, उनके सबके साथ अच्छे संबंध हैं। एक चर्चा ये भी आई थी कि वो जिस जाति से आते हैं उस जाति के विधायक को भी वो एक्सेस कर सकते हैं, उनका समर्थन अपने पक्ष में कर सकते हैं। क्या होगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद समझ में आएगा, लेकिन लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है। और ये जो कहा जा रहा है कि मीटिंग राज्यसभा के सदस्यों को लेकर के है कि भाई कितना समर्थन हासिल है, इस सब के परे भाई तेजस्वी यादव जो बिहार का पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसको लेकर के भी तो मीटिंग कर रहे हैं। ये भी तो हमें समझना होगा। नीतीश कुमार क्या हट जाएंगे आसानी से? हम जो अभी इसके बाद कार्यक्रम करने जा रहे हैं, अगर नीतीश कुमार आसानी से हटने को तैयार हैं तो समृद्धि यात्रा क्यों कर रहे हैं? जरा ये भी समझ लीजिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि भाई समृद्धि यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन एक मैसेज तो चला गया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हटा दिया। सवाल यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी के ज्यादातर मंत्री तैयार हैं, जो उनके बाद जो नेता, बड़े नेता दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आप समर्थकों से बात करिए वो बड़ा साफ कहेंगे कि नहीं, नीतीश कुमार को एक साजिश के तहत हटा दिया गया। तो क्या नीतीश कुमार जो अक्सर बाउंस बैक किए हैं वो बाउंस बैक करेंगे? ये सारी बातें जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल जो राज्यसभा के 5वें सीट को लेकर के है कि क्या 5वां सीट भी NDA ले जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा जीत जाएंगे या महागठबंधन से AD सिंह जीतेंगे? लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। परिणाम के बाद ही पुख्ता तौर पर पता चल जाएगा, लेकिन दोनों तरफ से शह और मात का खेल जारी है। बिल्कुल, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार क्रॉस वोटिंग की बात कर रहे हैं और तमाम तरह के जो नेता हैं वो क्रॉस वोटिंग की बात कर रहे थे, और कहा जा रहा था कि राज्यसभा चुनाव अभी जो 5वीं सीट है जिसको लेकर चर्चा तेज है। इसके अलावा हम अभी बात करेंगे 20 साल बाद नीतीश के बिना बिहार कैसा है सर, और क्योंकि ये थोड़ा डाइजेस्ट करना लोगों को मुश्किल हो रहा है। NDA सरकार में कहा जा रहा है कि पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री मिल सकता है, तो ऐसे में कई तरह के जो मंत्री हैं, जो नीतीश के करीबी मंत्री हैं, उनके बीच भी बात चल रही है कि विजेंद्र यादव को क्या कोई देखिए मैत्री, आपको ये बात बताऊं, दरअसल एक बात तो समझना पड़ेगा कि 2 दशक तक जिनका शासन रहा है तो लोगों को देखने की आदत भी पड़ गई है। लोग उनको एक बेहतर नेता के तौर पर देखते भी आ रहे हैं, और फिलहाल लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि इनका विकल्प भी कोई हो सकता है। अगर आप नेतृत्व के लिहाज से देखें तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके आसपास भी कोई नेता दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि वो राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं। आप कह लीजिए उम्र के भी अंतिम पड़ाव पर हैं। इनफैक्ट वो जो साइकिल होता है उसमें अंतिम साइकिल में ही है। लेकिन इससे बड़ा सवाल क्या है?
इससे बड़ा सवाल ये है कि जो उनके साथ के लोग हैं वो किस तरह की स्थिति में रहेंगे। बीजेपी का नया मुख्यमंत्री होगा तो कैसे विजेंद्र यादव कंफर्टेबल होंगे, जरा सोचिए। विजेंद्र यादव बहुत बड़े नेता रहे हैं, 1990 से लगातार जीतते रहे हैं। उनके पास नीतीश की जब से सरकार बनी है बिजली विभाग उनके पास जरूर रहा है, मद्य निषेध उनके पास रहा है, फिनेंस उनके पास रहा है। तो आप समझ लीजिए विजेंद्र यादव किस तरीके से ट्रस्ट वर्दी मिनिस्टर रहे, किनके, तो नीतीश कुमार के। क्या विजेंद्र यादव की स्थिति उस तरह की बनी रहेगी, ये एक सवाल है। और निश्चित तौर पर जो इतने सीनियर लीडर हैं उनके मन में इस तरह की भावना तो आ रही होगी, इसलिए नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वो काम करना चाहेंगे, इसको लेकर के सवाल तो उठ रहा है। साथ ही साथ जो और कई मंत्री हैं, अशोक चौधरी भुंजा पार्टी के एक अहम सदस्य हुआ करते हैं, क्या अशोक चौधरी वही स्टेटस एंजॉय करेंगे, वही पावर एंजॉय करेंगे, गवर्नमेंट में वही एक्सेस उनका बना रहेगा? इसकी संभावना कम तो दिखाई पड़ती है। कहा जा रहा है कि क्या सुनील कुमार जो कि फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, आईपीएस हैं, शिक्षा मंत्री हैं, क्या शिक्षा मंत्री बीजेपी सुनील कुमार को ही बना करके रखेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। आपको मालूम होगा विजय चौधरी को लेकर के ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो करते हैं उसमें विजय चौधरी का बड़ा से रहता है, और विजय चौधरी काफी पढ़े लिखे सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है, और वो जो बात करते हैं उसको बहुत तवज्जो देते हैं नीतीश कुमार। अब जो सरकार बनेगी, जो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या विजय चौधरी की वो हैसियत रहेगी? वैसे आपको बता दें कि अगर निशांत उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। नीतीश कुमार के तरफ से सरकार में अगर जेडीयू का कोई बड़ा चेहरा होगा तो वो विजय चौधरी ही होंगे। पर सवाल यह है कि जो विजय चौधरी अभी मंत्री रहते हुए भी जिस तरह का कंफर्ट, पावर इंजॉय कर रहे हैं, वो क्या डिप्टी सीएम बन करके भी इंजॉय करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर के ये चर्चा बड़ी जोरों से उठ रही है कि क्या ये सारे मंत्री उसी तरीके से पावरफुल रहेंगे जैसे अभी वर्तमान समय में पावरफुल हैं, और इसीलिए बहुत तरह के नाम लिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है पूरा पावर डायनेमिक्स बदल जाएगा। अब जरा सोचिए कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को कहा है कि हम वही हैं, हाँ आपके साथ ही रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? आप ये जान लीजिए कि सरकार जिसके हाथ में होती है, जरा याद करिए, यही नीतीश कुमार थे। 14 में 2 सीट एमपी के 2 सीट जीते थे, और इस वजह से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन कर दिया था, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। 9 महीने की सरकार चली थी, नीतीश कुमार ही इनसिक्योर्ड फील करने लगे थे, उनके लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। जीतन राम मांझी को किसी तरीके से हटाया गया पद से। जीतन राम मांझी और उनके आसपास के लोग और नीतीश कुमार और उनके आसपास के लोगों के बीच में 36 का आंकड़ा हो चुका था। तो सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पाते ही, जो भी अगर बीजेपी का होगा, तो क्या नीतीश कुमार का उसी तरीके से बात मानेगा जैसा वो कह रहे हैं कि मेरे ही मार्गदर्शन में सरकार चलेगा? ऐसा पॉलिटिक्स में होता नहीं है। इसलिए जो सत्ता का डायनामिक्स बदलेगा, जो ताकत में बदलाव होगा, पावर सेंटर कोई और बनेगा, तो इससे इन लोगों में इनसिक्योरिटी होना बहुत स्वाभाविक है। और कई सारे ऐसे लोग हैं, जैसे विजेंद्र यादव लंबे समय से मंत्री हैं, उन्होंने हर चीज देख लिया है, वो निश्चित तौर पर अनकंफर्टेबल रहेंगे अगर किसी जूनियर नेता के नेतृत्व में उनको काम करना पड़ता है तो। लेकिन विजेंद्र यादव काफी ज्यादा वफादार रहे हैं नीतीश कुमार के। अगर नीतीश कुमार कहेंगे कि नहीं, जेडीयू की भलाई के लिए, जेडीयू को बचाने के लिए सरकार में एक मजबूत लोग की जरूरत है, आपको बने रहना पड़ेगा, तो हो सकता है नीतीश कुमार के बाद विजेंद्र यादव मान भी लें। लेकिन जो इतने पावरफुल मंत्री हैं, उनकी हैसियत जो अभी है वैसी ही बनी रहेगी, इसको लेकर के तो सवाल उठेगा, और वो सवाल उठ भी रहा है। अब देखिए, अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होता है, मैं फिर भी कह रहा हूं अगर, क्योंकि अभी भी बहुत सारे चांसेस हैं, ये जान लीजिए, अभी समृद्धि यात्रा कोई ऐसे यात्रा नहीं है,
और ये हम अपने अगले शो में बात करने वाले हैं कि इस यात्रा का मतलब क्या है। क्या नीतीश चुनौती पेश कर रहे हैं बीजेपी को? क्या अपने वोटरों को नीतीश कंसोलिडेट कर रहे हैं? क्या घूम घूम करके वो ये बताने जा रहे हैं कि जो भी तुम देख रहे हो वो हमने किया है, अब हमें हटाया जा रहा है? क्या करने जा रहे हैं? क्या जीविका दीदी जब वो घूमेंगे तो जीविका दीदी जिनको इन्होंने तैयार किया है वो सारी महिलाएं रोएंगी? क्या सभी लोग आंख से आंसू निकालेंगे और कहेंगे कि हमारे इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को हटा क्यों रहे हो? क्या नीतीश इस यात्रा के जरिए बीजेपी को विलेन साबित करने वाले हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं। और उसके बाद फिर नीतीश जब लोगों का मूड और मिजाज परख लेंगे तो क्या नीतीश किस तरीके से एक्ट करेंगे, ये भी तो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि नीतीश पलटी मारना भी जानते हैं, अपने विरोधियों को पटकना भी जानते हैं, कब कुर्सी छोड़ना है और किस कैलकुलेशन के साथ छोड़ना है। नीतीश इस कला में बहुत माहिर हैं। तो इसलिए सवाल ये उठता है कि नीतीश ये समृद्धि यात्रा कर रहे हैं, उसके पीछे उनका मकसद क्या है। लेकिन इसकी चर्चा तो हम करेंगे, पर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो नीतीश के सिपहसालार हैं, जो करीबी हैं, उनकी स्थिति नए सरकार में किस तरह की रहेगी, इसकी चर्चा तो जोरदार तरीके से चल रही है। मैत्री, बिल्कुल, सवाल कई हैं। राज्यसभा का रिजल्ट भी 16 तारीख को आएगा। इससे पहले कई तरह की चर्चाएं हुए हैं और हमें क्लियर पिक्चर भी देखने को मिलेगा समृद्धि यात्रा के दौरान भी, उसके बाद भी। हम आप तक पहुंचाते रहेंगे हर खबर, जो भी होगा, जो भी अपडेट होगा, सबसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। आपकी इन तीनों विषयों पर जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।